तो हम आ चुके हैं आपके टॉपिक NEP 2020 पे, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको एक बात बताऊं तो हमारे में पहले से कहा जाता था कि यार हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, बहुत बेकार है। तो पूरी एजुकेशन सिस्टम को, आपके पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में आप अभी पढ़ोगे। पहले क्या होता था, बीच बीच में कभी सिलेबस चेंज मार दिया, कभी NCERT में एक चैप्टर बढ़ा दिया, कभी एक चैप्टर कम कर दिया, ये नहीं है। अब पूरी एजुकेशन सिस्टम, जो आपके पढ़ाने का तरीका पूरा चेंज हो चुका है। समझेंगे इसको बहुत इजी वे के अंदर। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली बात, NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में, ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखना, जून 2017 में इसरो के जो पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आना है। इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा जो है वो तैयार किया था। पूरा मसौदा का मतलब है, पूरा मतलब रूपरेखा तैयार की थी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को हम जो है इसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। ये चीज़ के बारे में मई 2019 में पूरा एकदम करके जो है वो दे दिया था उन्होंने सरकार को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्रता भारत की तीसरी शिक्षा नीति हो गई। यानी कि एक बार ये आपकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी, जो कि 1968 में हुई थी। उसके बाद जो चेंजेस आया था वो आए थे 1986 में। अब इसके बाद जो आपका चेंजेस आया वो आया आपका 2020 में। अब इसके बाद आने वाले जो जनरेशन होगी 50 साल, 30 साल, 40 साल बाद फिर से अगर चेंज होती है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, तो पहले कहा जाएगा कि 2020 में आई थी, आज से 40 साल पहले, ऐसे हो जाएगा तब। ठीक है, तो 3 बार ये आपका चेंज हुए। एक है आपका 1968, 1986 और आपका 2020। अब देखते हैं आगे का। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हमारी GDP आपको पता है कितने की है, लगभग 3 ट्रिलियन की हमारी पूरी GDP अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 3 ट्रिलियन का आप 6% निकाल लो, इतना हमारा जो है एजुकेशन में जाने की सोचा गया। बट ऐसा होता नहीं है, बीच में कहीं खवा हो जाता है। बट अभी इतना ज़्यादा नहीं है हमारे देश में, लेकिन अभी ये लक्ष्य रखा गया कि हम 6% जो है अपने देश का एजुकेशन में देंगे। और अगर इतना दे दिया ना, तो टीचर्स का भी फ़ायदा रहेगा, बच्चों का भी फ़ायदा रहेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बताऊँ हमारे देश का रहेगा। यार एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चा कुछ करे ना करे, अगर उसके पास एजुकेशन है तो कुछ ना कुछ कर जाएगा जीवन में, रादर देन वो बैठा रहेगा, है ना। उससे बढ़िया है कि वो कुछ ना कुछ एजुकेशन की मदद से जो है वो कुछ ना कुछ कर ही जाएगा, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो व्यापार है, कुछ भी है। इसके बाद कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि आपने देखा होगा जब 2020 का समय था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो हमारे डॉक्टर RP निशंक थे, MHRD उनका यहाँ पे जो है मतलब ट्विटर हैंडल अगर आपने देखा होगा तो MHRD था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसके नाम को चेंज कर दिया गया। अब प्रॉपर तरीके से कहा गया कि भाई MHRD कुछ नहीं है, सीधा भाई हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि हमारी शिक्षा मंत्रालय है, सीधी सी बात है। वर्ष 2030 के आगे आपका नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर जाएगी। नहीं, जो आपके MPhil थी उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरी तरीके से जो है वो समाप्त कर जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 10+2 का जो सिस्टम था उसको हटा दिया जाएगा। आप कहेंगे 10+2 को हटा दिया मतलब अब 10वीं 12वीं नहीं होगी, नहीं 10वीं 12वीं होगी, बट कुछ अलग तरीके से होगी। स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 के बेस पर आपको जो है वो बांट दिया गया। 5+3+3+4 कितना होता है आपका बताओ? 5 4 9, 3 और 3 6, यानी कि 15। आप कहोगे कि यार 12 होता है क्लास, 12th क्लास का क्या 15 क्लास तक हमारा खींचेगा? नहीं, 15 क्लास का मतलब है कि 12th तक तो आपकी चलेगी, फर्स्ट से लेकर 12th तक तो चलेगी, बट इसके पहले की जो आपकी क्लासेस होती थी ना, नर्सरी, UKG, LKG, ये सिर्फ प्राइवेट में होती थी। आप देखते थे प्री के एडमिशन के लिए, प्ले के एडमिशन के लिए सिर्फ प्राइवेट में जाते थे हम आसपास के। बट अब ऐसा नहीं, अब सरकारी स्कूलों के अंदर भी आप जा सकते हो। पहले फर्स्ट से एडमिशन होते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब नर्सरी से जा सकते हो, वहाँ पर आपको जो है सब चीज़ जो है वो मतलब दी जाएगी। यहाँ पे 15 जो है वो किया गया। 12वीं तक क्लास है, बट उसके 3 क्लास पहले आपका जो है नर्सरी, LKG, UKG टाइप का जो है वो चलेगा। इस नीति के आधार सिद्धांत यानी कि संरचना, इसके सिद्धांत क्या गया उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देने
देना, ना कि भाई तो हिंदी लिखी हुई रटनपंथी यानी कि रोट लर्निंग और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। यानी कि यहाँ पे काफ़ी फोकस किया गया है कि मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझ में। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है वो यार मुझे 95% मार्क को लेकर के आना है, मैम मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट टिक करा दो, बस उतना ही पढ़ना है मुझे नहीं लेना देना नहीं, ऐसे नहीं। आप उस बच्चे को ऐसा यहाँ पे माहौल क्रिएट करो कि उसका मेन फोकस है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, मतलब कि उसको समझ में। जैसे मैं आपको अभी ये NEP 2020 समझा रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे बोल देता नॉर्मल तरीके से कि यार NEP 2020 ना यहाँ पे एक नई पॉलिसी निकली है, पॉलिसी में नई बातें बताई गई हैं, पॉलिसी के अंदर ये होता है, पर आप कहते हैं यार नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको बच्चों को समझाना है, ना कि सिर्फ यार याद कर लेना इतना में हो जाए, ऐसा नहीं। याद करने वाला सीन नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आपका बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लिंगुअलिज्म और विविधता और प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञात्मक लाभ होते हैं। यानी कि आपको उन बच्चों को समझाना कि बहुभाषिता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश जान रहे हो, हिंदी जान रहे हो, उर्दू जान रहे हो, तमिल जान रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मालूम पोस्टिंग हो जाए तमिल में, आपने वहाँ का फॉर्म भरा है, फिर कहीं का भी भरा आपने, तो हो सकता है कहीं भी आपकी जॉब लग जाए, कुछ लग जाए, तो आपको जो है वो आनी चाहिए। और बच्चे के हिसाब से भी ऐसे नहीं आप कहोगे कि यार ये तमिल का बच्चा कहाँ से आ गया, यार मेरे को तो हिंदी आती, ऐसा नहीं। उसकी भी आपको इज्जत करनी है। और उस ऐसा नहीं, अगर आप ये सोचो कि तमिल, अगर आपके क्लास के अंदर तमिल का बच्चा, कोई पंजाबी है, कोई अलग है, तो वो आपसे कह रहा है कि उस भाषा में सिखाओ, तो आपके लिए भी एक एडवांटेज है कि आपको नई नई भाषा जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, सीखने के लिए अगला है आपका, सीखने के लिए सूतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस एवेल्युएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रहकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल से बताया गया है कि आप उसका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ऐसा नहीं कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ा रहा हूँ, महीने 2 महीने बाद पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर तक पढ़ा रहा हूँ, जनवरी तक पढ़ा रहा हूँ, फरवरी तक पढ़ा रहा हूँ, मार्च में एग्जाम होगा तब देखा जाएगा कि बच्चे कितने परसेंटेज आ रही। नहीं, आप उसका हर महीने टेस्ट लो, UT टेस्ट लो, उसका मिड टर्म टेस्ट लो, और ये उसके पेरेंट्स को बताओ कि उसका क्या यहाँ पे जो है सीन सपाटा चल रहा है, कि कितने उसके मार्क्स आ रहे हैं, कितने उसके मार्क्स नहीं आ रहे, कहाँ पर वो लैग खा रहा है, कहाँ पे वो नहीं पढ़ पा रहा है सही से। तो पूरा उसको जो है वो बताओ उनके पेरेंट्स को, इवैल्यूएशन करते रहो। ऐसा नहीं कि साल के अंत का इंतजार करो। ठीक है, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए परख नाम एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी कि बच्चों की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए कि बच्चा कितना जो है वो दिमाग से परिपक्व हो चुका है, कितना जान चुका है, ये जानने के लिए एक नए यहाँ पे सेंटर का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा परख नाम से। यानी कि बच्चों को उसमें परखा ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो बच्चा जहाँ पर स्टैंड कर रहा है उसके माता पिता को बताया जाएगा, उस बच्चे को बताया जाएगा कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें इतना अभी और करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा अपने आप को और अच्छा करने के लिए। ये सब चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। अगला आपका बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उसके आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग, स्थानीय भाषा होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्या होता है, ओनली टॉक इन इंग्लिश, ओनली टॉक इन इंग्लिश। बच्चा अभी पहली क्लास के अंदर आया था, भाई ओनली टॉक इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश समझ भी नहीं आती, घर में वो हिंदी बात करता था। 5वीं क्लास के अंदर कोई बच्चा आया है तो आप उसको नहीं कह सकते कि नहीं आपको जो है इंग्लिश में बात करना, क्यों करनी इंग्लिश में बात, उसको धीरे धीरे करके सिखाओ ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि 8वीं और 5वीं तक कम से कम उसकी मातृभाषा में बात करोगे, भाई हिंदी भाषा में बात करेंगे हम, सीधी सी बात है। क्योंकि 8वीं तक यहाँ पे कहा गया, तो 5वीं तक तो करो ही करो। तब उसको अगर धीरे धीरे आप सिखा रहे हो, तब उसके बाद उसको जो है वो इंग्लिश में आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर नई भाषा उसको सिखा सकते हो। अगला आपका राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंदर एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा और संस्कृत का अध्ययन। यानी कि आपको बता दूं, जैसे आपके 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं साइंस और मैथ, उसके साथ आपको 3 सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज वाले दिए जा सकते हैं। एक होगा 3 लैंग्वेज आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, एक होगा आपका मतलब कोई सा भी हो सकता है, जो आपकी स्थानीय भाषा होगी उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी स्थानीय भाषा नहीं होगी, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश शायद कंपलसरी रखा जाएगा क्योंकि इंग्लिश एक मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है, जो हर जगह बोली जा सकती है, इंटरनेशनल भी काम आती है। बट इसके अलावा जो आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, आपकी भाषा है, उनको जो है वो रखा जाएगा। इसके अंदर 3 भाषाएं आपकी जो होंगी फिक्स होंगी, मतलब फिक्स होंगी कि आपके हिसाब से फिक्स होंगे, आपके अनुकूल फिक्स होंगे। अगला आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल
इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पे कहा गया है कि एक भारत एक पहल, यानी कि जो अलग अलग भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है कि यार मैं तमिल सीखूंगा या फिर तमिल बेकार लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को सारी भाषाओं के प्रति जो है वो सिखाया जाए और एकता बनाई जाए। और अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे तमिल जानना है, अगर आपके यहाँ आपके स्कूल में विकल्प है तो आप उसको सिखाएं। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कहते कि नहीं वो सब बेकार, ऐसी भाषा नहीं। आप उसको नहीं कहोगे कि बेकार भाषा होती है, आप उसको सिखाओगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि पूरा भारत एक बन जाए, भाषाएं भी लोग सीखें। ऐसा नहीं कि यार मैं हिंदी नहीं सीखूंगा क्योंकि मैं तमिल जानता हूँ, नहीं, सब भाषा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी भी सीखें, बहुत अच्छी बात है उसमें भी। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और आपकी मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी, ये सब भाषा आपकी जो है वो लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। जो कक्षा 6 के लिए, मतलब जैसे आप 6 to 8 के अंदर आओगे तो उस कंडीशन में आपको जो है क्लासिकल लैंग्वेज दी जाती है। नहीं कि आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो, कोई उर्दू चूज़ कर लो, कोई तमिल चूज़ कर लेगा, कोई तेलुगु चूज़ कर लेगा, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होंगे चूज़ करने के क्लासिकल लैंग्वेज को, जो कि आपको ज़रूर दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। अगला आपका माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के लिए रूप में विदेशी भाषा भी आपको दी जा सकती है। जब आप माध्यमिक स्तर में आओगे, चाहे आपका 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की, आप कोरिया सीख सकते हो, जापानी सीख सकते हो, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, जो भी आपको लर्न करना है आप कोई सा भी लर्न कर सकते हो। उसकी सुविधा जो है वो रखी जाएगी। NEP 2020 यह सिखाना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की और बदलाव का प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि आपको भी, टीचर को भी ये सिखाया जाएगा कि आपको सिखाना किस तरीके से। जैसे काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको आता तो है लेकिन बच्चों को नहीं सिखा पाते, वो अपने तरीके से सिखा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये सिखाया जाएगा कि बच्चों को आपको किस तरीके से जो है वो सिखाना है। ठीक है, और बच्चों को भी आप ये सिखाओगे कि उनको कैसे सीखना है, ये भी आपका जो है वो मेन इसके अंदर फोकस है। अगला आपका हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं यानी कि रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और मतलब इंग्लिश में आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। यानी कि उनको भी आपको जो है ना तार्किक सोच में, मतलब बच्चों को इस तरीके से मतलब समझाना। जैसे मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि कुछ भी आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग में डाल दो, कुछ भी आज से कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी। जैसे अगर मान लो मैंने किसी बच्चे को खड़ा करके कहा, अब मेरे को ये बताओ कि क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है बड़ी कास्ट का, जैसे हम लोग मानते नहीं है, इसको बता दो, एक है बड़ी कास्ट का, एक है छोटी कास्ट का। अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो क्या यहाँ पर मैं किसी जाति के भेद के बराबर मैं किसी बच्चे को दंड दूंगा, या मुझे यहाँ पे एकदम मतलब जो है निष्पक्ष हो करके कि मेरे लिए कोई बच्चा जाति वाति से रिलेट नहीं करता, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो शुक्ला हो, चाहे कोई भी हो, मेरे लिए बच्चे ने अगर गलती की है, वो कोई भी हो, उसको दंड मिलना चाहिए। आप इस तरीके से दंड दोगे, या फिर ये देखकर कि वो अमीर है, वो गरीब है, मैं अमीर को नहीं दे सकता, गरीब को दंड दूंगा, ऐसे करोगे तो वो बच्चा अब इसके बारे में सोचेगा। तो इस टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग उसको सिखाओगे कि हम लोग इक्वल हैं, हम लोग बराबर हैं, बट इस तरीके से मत सिखाओ बच्चों को। देखो हर कोई ये बोलता है कि हम सब एक हैं, हमारा धर्म एक है, बट बड़े होने पर आप देखते हो कि यार धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बात आप समझो कि धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ ना हो। आप उनको एक इस तरीके से समझाओ कि नहीं, हमें कभी भी जीवन में धर्म को देख करके किसी को दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर उसने गलती की है तो उसको दंड मिलना चाहिए। मेन फोकस ये होना चाहिए, ना कि मैं किसी एक धर्म को कहूँ कि वो ही धर्म बेकार है, वो धर्म अच्छा है। नहीं, अगर उस धर्म को, हम सब धर्म अच्छे हैं, बट उनके अंदर जो लोग हैं अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो मैं उस एक लोग को, जो एक बंदे ने गलती की, मैं उसी को दंड दूंगा। उसके चक्कर में मैं सबको दंड नहीं दूंगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन केस हर किसी के अंदर होता है। इसके बाद आपका समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए अधिगम दिव्यांगन अधिनियम, बहुत मतलब RPWD, यह समावेशी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है। यह सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। यानी कि अब इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि अगर कोई दिव्यांग जन है, जैसे कि आप मान सकते हो कोई यहाँ पे चल नहीं पाता, कोई व्हील चेयर पे चलता है, कोई बोल नहीं पाता सही से, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, इस टाइप से भी अगर कोई है ना, तो उसको भी जो है एक साथ बच्चों के बीच में बिठा करके सिखाया जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, उनके वो अलग स्कूल कर देते हैं कि यार यहाँ पे सब दिव्यांग जन आएंगे। बट क्या होता है आगे चल के कि जब वो जीवन की दौड़ में उतरता है बच्चा जो दिव्यांग है, ठीक है, जो चल फिर नहीं पा रहा, वो बंदा जब उस जीवन की दौड़ में उतरेगा ना, तो उस टाइम पे फिर उसको दिक्कत आती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता सही से। ठीक है,
NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक, सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक प्रावधान को बताया गया है। यानी कि जितने भी हमारे देश में दिव्यांगजन हैं उनको देखो बेटा, उनके लिए एक अलग इमारत भी बनाई जाएगी, उनको अलग सुविधाएं भी दी जाएगी, उनको निजी शिक्षक भी दी जाएंगे और उनको लोगों के बच्चों के बीच में बिठाया भी जाएगा जो नॉर्मल बच्चे हैं, क्योंकि ये करने के लिए कि आप इनसे अलग नहीं हो और ये आपसे अलग नहीं है। बच्चों को एक इक्वालिटी सिखाई जाएगी, ठीक है, ये इसमें बताया गया। क्लास 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि अभी तक क्या होता था, बच्चों को बिजनेस के बारे में 11वीं में सिखाया जाता था, बल्कि कॉमर्स लेने के बाद सिखाया जाता था कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ये आपको सिखाया जाएगी। बट अब नहीं होगा ऐसा। क्लास 6 से ही आपकी व्यापार से रिलेटेड की व्यापार कैसे करते हैं, धंधा कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाना है, इस तरीके से आपको जो है वो कंप्लीट चीज़ जो है वो 6ठी क्लास से ही सिखाई जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके। मतलब कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको विषय के रूप में तो केंद्रित किया जाएगा, बट उसके अंदर आपके ना कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा रखे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है जिसके बेस पे आप जो है चिंतन कर पाओगे, आप खोज कर पाओगे, खुद भी सोच पाओगे, चर्चा कर पाओगे, विश्लेषण कर पाओगे, अगर आपको इस तरीके से जो है वो सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्पल को ऐड करके जो है वो समझाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन है ना, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके। मतलब आपको बता दिया मैंने कि आपके जो नेशनल टेक्स्ट बुक है, जो आपका करिकुलम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि आप जो है ना कि रटने वाली पढ़ाई को हटा करके आप इस तरीके से कि यार समझने वाली पे, इस चीज़ पे आपकी जो है वो पुस्तकें जो है वो मेट की जाएंगी, बनाई जाएंगी। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुयामी, खेल आधारित गतिविधि आधारित और खोज आधारित, बहुयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी शिक्षा भी इसके अंदर ऐड की जाएगी आपकी कि आपको खिलाया जाएगा, खेल खिलाया जाएगा और उस खेल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। मतलब पूरी एक तरीके से ना प्रैक्टिकल लैब टाइप की बनाई जाएगी कि आपको कैरम सिखा रहे हैं, फिर कोई नई नई गेम्स भी आपकी आएंगी, उन गेम के माध्यम से आपको दुनियादारी की ज्ञान दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो बनाया जाएगा। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। यानी कि वो बच्चे, जैसा आप देखते होंगे कि यार मतलब स्टार्टिंग अप्रैल में हर बच्चा स्टार्ट करता है, बट हम देखें 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए स्टार्टिंग से, अप्रैल से पता चल जाएगी कि ये बच्चा जो है वो पीछे जा रहा है क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं करी या फिर कुछ नहीं करी। तो उसके लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया जाएगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ें जो है वो उसकी जानी जाएगी और उसको उन बच्चों के बराबर लाने की कोशिश की जाएगी जो बच्चे आगे निकल रहे हैं। ठीक है, उनके बराबर लाने की कोशिश की जाएगी जो पीछे रह जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक, मतलब एक्सपेरिमेंट, आपकी जो लर्निंग होगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी। यानी कि पहले जैसे लर्न किया जाता था कि हम आपने जैसे साइंस पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक्टिविटी दिखाई जाती थी, काफ़ी यहाँ लैब नहीं थे काफ़ी जगहों पर, बट अब लैब की सुविधा होगी। एक्सपेरिमेंटल आपको स्टडी कराई जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट का जो तरीका समझाने का वो एक अलग तरीके से होगा। हर एक चीज़ को आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में समझाया जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल के, मतलब एक तरीके से आपको बता दें खेल के माध्यम से आपको जो है वो सिखाया जाएगा। NCERT एंड SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को देने वाले प्रोग्रेस कार्ड की पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड, प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुयामी मल्टी डायमेंशनल में पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास की बारीकी के, मतलब सिंपल सी बात है इसके अंदर कि आपका जो है ना, जैसे पहले क्या होता था कि यार इसको कितने मार्क्स मिले दे दो, इंग्लिश में इसके 10 नंबर आए। अब ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में 10 नंबर आए तो ठीक है, बट उसका एक पूरा 360 डिग्री टाइप का एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिस रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये बताया जाएगा कि इसके 10 नंबर क्यों आए,
इसकी कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कमी है। जैसे मान लो काफ़ी बच्चे सीख लेते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग हो जाती है, बट उसको भावात्मक, उसके अंदर इफेक्टिव जो है वो लर्निंग है ही नहीं, उसके अंदर डोमेन है ही नहीं इफेक्टिव वाला। मतलब वो भाव तरीके से समझा ही नहीं पाता, ना खुद समझ पाता है, वो सिर्फ रटी रटाई चीज़ों का इस तरीके से। तो उसकी सारी चीज़ों का उसको आकलन करके दिया जाएगा कि वो कैसा है, क्या चीज़ों में उसके मार्क्स कम क्यों आए, ये भी तरीका बता। ऐसा नहीं कि वो पढ़ता नहीं क्लास, ये सब नहीं, आपको जो है पूरा एकदम तरीके से समझाया जाएगा। मतलब सॉरी अगर आपको गलत लगा हो, क्योंकि यार मैं भाव में घुस जाता हूँ ना, तो इस तरीके से। तो आप तो अच्छे टीचर हो, मुझे पता है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो आने वाले टाइम में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अप्लाई होने वाली है, उससे आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि टीचर्स के लिए ना बहुत फ़ायदा